हाँ जी, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। तो आज हम साइंस की शुरुआत करेंगे और साइंस की शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री से, क्योंकि जो बैच शुरू किया है हमने अभी तक MCQ क्लासेस ली थी YouTube पे, तो बैच शुरू किया उसके लिए थोड़ा सा बच्चों का डेमो भी हो जाएगा कि हाँ जी साइंस कैसे चल रही है, GK GS कैसे चल रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी ऑफ़र में चल रहा है, दिवाली तक का ऑफ़र है। 399 का बैच मिल रहा है, कंप्यूटर का, साइंस का, जीके का। जीके में सारी जीके होगी, स्टैटिक जीके होगी, इंडिया जीके होगी, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी मतलब सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद में आपकी साइंस, हरियाणा जीके, हर एक चीज़ जो है वो आपको मिलेगी 399 में, ठीक है। तो सिलेबस कवर करवाएंगे, विद MCQ करवाएंगे, जो मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो। तो मैंने 55 मार्क्स बोला था, तो 55 मार्क्स में से आप कोशिश करेंगे कि 50 मार्क्स जो हैं वो आप लेके आएँ, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की साइड, और ऐप का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। आप कोर्स परचेज कर सकते हैं ऐप पर रजिस्टर करने के बाद में। ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो सबसे नीचे जो है वो कोर्स मिल जाएगा। तो चलिएगा क्लास को करते हैं हम लोग शुरू। चैप्टर का नाम है बच्चे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना की बात करें तो इसमें जो पहला वर्ड है यहाँ पे एटम, ठीक है, पहला वर्ड है एटम यानी कि परमाणु हिंदी में। अब एटम की अगर हम बात करें, परमाणु की हम अगर बात करें, तो एटम वर्ड का सबसे पहले प्रयोग, या फिर आपसे पूछा जाए कि एटम, परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले डेमोक्रिटस नामक के एक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था भाई? डेमोक्रिटस नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले किसका प्रयोग किया? परमाणु शब्द का प्रयोग किया। समझ में आ गई इतनी बात? किसने प्रयोग किया था एटम शब्द का सबसे पहले? डेमोक्रिटस ने। अब ये परमाणु होती क्या चीज है, ठीक है, परमाणु संरचना तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो परमाणु क्या चीज होती है। मतलब आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, एक डेफिनेशन दे दी जाए और बोल दिया जाए कि इनमें से ये बताओ कि ये किसकी डेफिनेशन है या किसकी परिभाषा है, ठीक है। तो इस टाइप से परमाणु की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो आप क्या बताएंगे भाई कि ऐसी संरचना या तत्व की ऐसा गुण जिसके आगे टुकड़े ना किए जा सके, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, यानी कि उसको आगे डिवाइड ना किया जा सके। या आप बोल सकते हो कि किसी भी मतलब की तत्व की सबसे छोटी से छोटी इकाई जो होती है वो परमाणु होती है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना कि किसी भी अक्षर की, किसी भी वर्ड की सबसे छोटी छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। उसी टाइप से एटम जो है वो सबसे छोटा होता है, परमाणु जो है वो सबसे छोटा होता है, अणु से भी छोटा परमाणु है। परमाणुओं से मिलकर क्या बने होते हैं? अणु बने होते हैं। समझ गए हो? क्लियर है इतनी बात? उसके बाद में परमाणु की अगर बात करें, परमाणु की संरचना की बात करें, तो तीन चीजें ऐसी हैं जो बेसिक हैं, जो बिल्कुल जो परमाणु को बनाती हैं, जो परमाणु में होती ही होती हैं। तीन चीजें ऐसी हैं, वो कौन सी हैं भाई? जैसे कि मैंने बोला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक भाई आज 7 बजे रात को साइंस की मैराथन क्लास भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQ करवाएंगे, उसमें जरूर लगाइएगा वो क्लास। तो देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन जो हैं ये बेसिक हैं। आपसे पूछा जाए इनमें से ये बताइए कि किसी भी तत्व को, किसी भी परमाणु को बनाने के लिए तीन मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं? तो तीन मूलभूत इकाइयां, बेसिक यूनिट्स जो हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन होते ही होते हैं। अब मान लीजिए कि ये एटम है, ये एटम का क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है? एटम, और ये एटम का क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं ना बच्चे, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पेपर में क्वेश्चन क्या बनता है, सुन लीजिएगा, कि परमाणु के नाभिक में क्या क्वेश्चन बनता है? परमाणु के
नाभिक में किसका वास होता है? नाभिक में किसका वास होता है? इंग्लिश में बात करें तो आपसे वो पूछेगा कि हु प्रेजेंट इन एटम न्यूक्लियस, हु प्रेजेंट इन एटम न्यूक्लियस, ठीक है। कौन होता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन? कौन होते हैं प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन? अब यहाँ परमाणु के बाहर यहाँ चक्कर कौन लगा रहा है? यहाँ चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक के बाहर कौन चक्कर लगाता है? परमाणु के नाभिक के बाहर कौन चक्कर लगाता है? क्या क्वेश्चन पूछा जाए? परमाणु के नाभिक के बाहर कौन चक्कर लगाता है? आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमाणु के नाभिक के बाहर कौन चक्कर लगाता है, ठीक है। यानी कि ऐसे गोल 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 घूम रहा होता है, इस पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है भाई? इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि परमाणु को बनाने की जो बेसिक इकाइयाँ होती हैं वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होती हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या लगाते हैं? बाहर चक्कर लगाते हैं। समझ गए? अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। उसी टाइप से अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। उसी टाइप से अगर हम किसकी बात करें भाई? उसी टाइप से अगर हम किसकी बात कर लें, आप न्यूट्रॉन की बात कर ले, तो न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? किसने की थी भाई? एक चीज याद रखना, एक ट्रिक छोटी सी है वो आप याद रखेंगे। ट्रिक का नाम क्या है? पग नच इथ। क्या नाम है ट्रिक का? पग नच इथ। क्या नाम है भाई? पग नच इथ। पैसे क्या आप समझेंगे आप? यहाँ पे पैसे आएगा प्रोटॉन, ठीक है। पैसे क्या आएगा भाई? यहाँ पे प्रोटॉन आएगा। और प्रोटॉन की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। अब ना पेपर में बहुत बार गोल्डस्टीन का ऑप्शन ही नहीं आता, ऑप्शन किसका आता है? रदरफोर्ड का। किसका नाम आता है भाई? रदरफोर्ड का नाम आता है। देखो, प्रोटॉन को प्रोटॉन का नाम दिया था रदरफोर्ड ने। अगर गोल्डस्टीन का पेपर में ऑप्शन ही ना मिले तो आप क्या लगा सकते हो? रदरफोर्ड लगा सकते हो। अदरवाइज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों के दोनों ही आ जाएं तो आप आंसर जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? गोल्डस्टीन। नच से देखो, न से क्या आया भाई? न्यूट्रॉन। न से क्या आया? न्यूट्रॉन। चह से क्या आया आपके पास में? चैडविक। चह से क्या आया आपके पास में? चैडविक। यानी कि न्यूट्रॉन की खोज जो की गई थी वो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इथ की बात करें तो ई से क्या आया भाई? हमारे पास में इलेक्ट्रॉन आया। ई से क्या आया? इलेक्ट्रॉन। और थ से इसकी खोज किसने की थी? थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। समझ में आई इतनी बातें? मैंने बोला एक ट्रिक ध्यान में रखनी है, पग नच इथ। पै से क्या आएगा? प्रोटॉन। गै से क्या आएगा? गोल्डस्टीन। न से क्या आएगा? न्यूट्रॉन। च से क्या आएगा? चैडविक। ई से इलेक्ट्रॉन। थ से थॉमसन। समझ गए? क्लियर है इतनी बातें? तो ये ट्रिक से आपको याद रह जाएगा। वहीं पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, जो पेपर में बहुत बार पूछा गया कि हाइड्रोजन बम जो है ये किसने आविष्कार किया था? आप नोट डालकर कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखते जाइएगा। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का, सॉरी, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। और एक पूछ लिया जाता है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? क्या पूछ लिया जाता है? परमाणु बम। इंग्लिश में बात करें तो हाइड्रोजन बम एंड इंग्लिश में बात परमाणु बम की बात करें तो यहाँ पे क्या बताओगे? एटॉमिक बम। हु डिस्कवर एटॉमिक बम, ठीक है। अब आप बताइए कि हिरोशिमा, और यहाँ इस पे अपन जोड़ते हैं इसको जीके के क्वेश्चन से। आप मेरे को कमेंट करके ये क्वेश्चन बताएंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर पहली बात तो कौन से बम गिराए गए थे? परमाणु बम गिराए गए थे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, हिरोशिमा और नागासाकी ये जापान की
दो कैपिटल है, सॉरी 2 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो जापान की 2 स्टेट्स हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। इस पर परमाणु बम गिराया गया था। आप मेरे को बताएंगे कि कब गिराया गया था, कब गिराया गया था, कब गिराया गया था, ये आप मेरे को बताएंगे। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया भाई? एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया। आप ये ध्यान में रखिएगा, टेलर कपड़े सिल रहा था, कपड़े सिलते सिलते उसने क्या बना दिया? बम बना दिया। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम बना दिया, ठीक है। परमाणु बम, परमाणु बम बनाया था ओटो हवान ने, ठीक है। ओटो हवान ने बनाया था कि क्या? परमाणु बम। यानी कि ये हिरोशिमा और नागासाकी पर ऑटो पे गया था बम गिरने, हिरोशिमा और नागासाकी पर ऑटो पे गया था बम गिरने। इससे आपको क्या पता चले जाएगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया वो परमाणु बम था, ठीक है। और गिराया किसने? ओटो हान ने। ओटो हान ने। समझ में आई है? क्लियर है इतनी बातें? ठीक है भाई, क्लियर। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। आपको ध्यान में रहेगा कि हाइड्रोजन बम और परमाणु बम किसने बनाया था। अब यहाँ पे देखो ये क्या है भाई? ये कोई भी न्यूक्लियस है, ये इसका नाभिक है। अब ये नाभिक जो है, न्यूक्लियस जो है, इसको किसने डिस्कवर किया था? आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए, परमाणु के अंदर नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई? क्या पूछा जाए क्वेश्चन? परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर नाभिक की खोज, नाभिक की खोज किसने की? आपसे पूछा जाए परमाणु के अंदर नाभिक की खोज किसने की? हु डिस्कवर एटम न्यूक्लियस, हु डिस्कवर एटम न्यूक्लियस, हु डिस्कवर एटम न्यूक्लियस, ठीक है। तो किसने की थी भाई? रदरफोर्ड ने, ठीक है। किसने की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड ने एटम के न्यूक्लियस की खोज की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कैसे की गई थी? इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। किस नाम से जानते हैं? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हिंदी में बात करें तो इसे लिख सकते हैं अल्फा परिकिरणन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा परिकिरणन प्रयोग। इसने क्या किया था भाई? एक गोल्ड फॉइल ली थी, जैसे कि ना इसने क्या किया? एक गोल्ड फॉइल ली, ठीक है। गोल्ड फॉइल में अल्फा किरणों को गुजारा। किसको गुजारा? अल्फा किरणों को गुजारा। मतलब बेसिक समझ लो, फिर एक्चुअल समझाएंगे। किसको गुजारा? अल्फा किरणों को गुजारा। इसने देखा कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, यहां से किरणें टकराकर वापस आ रही हैं। ऐसे किरणें टकराई और वापस आ गई, ऐसे किरणें टकराई और किरणें वापस आ गई, ठीक है। ऐसे किरणें टकराई और किरणें वापस आ गई। और यहाँ जो था, ये जो हिस्सा था, यहाँ पे आगे निकल गई। तो इसने बोला कि कोई भी परमाणु होता है ना, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नाभिक बोलते हैं। और परमाणु का जितना भी भार होता है वो उसके नाभिक में होता है। परमाणु का जितना भी भार होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है। एक तो आपको क्या पता चला यहाँ से कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। कौन से प्रयोग से? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, यानी अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से। दूसरी बात यहाँ पे क्या पता चली कि परमाणु का भार कहाँ पे होता है? तो आप क्या बताएंगे? उसके न्यूक्लियस में, उसके नाभिक में। अब एक्चुअल बात करें तो इसने किन किन चीजों का प्रयोग किया गया था, आपसे यह ध्यान में रखना पड़ेगा। इसने एक तो प्रयोग किया था लेड चैम्बर का, ठीक है। यहां पे देखने के लिए लेड, आपसे पूछा जाएगा कि प्रकीर्णन प्रयोग में किसके चैम्बर का प्रयोग किया गया था? शीशे के चैम्बर का। क्वेश्चन साथ के साथ बस क्वेश्चन ही नोट कर लीजिए कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किसके चैम्बर का प्रयोग किया गया था? किस धातु के चैम्बर का प्रयोग किया गया था? शीशे के चैम्बर का, यानी कि लेड चैम्बर का। किसका प्रयोग किया गया था? शीशे के चैम्बर का, यानी कि लेड चैम्बर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब इस लेड चैम्बर में से क्या निकाली? कौन सी? अल्फा रेज निकाली, ठीक है। अल्फा रेज निकाली। अल्फा, ये किरणें जा रही हैं। कौन सी किरणें जा रही हैं? अल्फा किरणें जा रही हैं। अब इसने क्या किया? एक पोलोनियम, पोलोनियम क्या होता है?
पोलोनियम, यहाँ पे लिखिए पोलोनियम, पोलोनियम, ठीक है। पोलोनियम भाई एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है। क्या होता है? रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं भाई? जिनमें से रेडियो किरणें निकलती हैं, ठीक है। जिनमें से क्या निकलती है? रेडियो किरणें निकलती हैं, उनको रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। इस पोलोनियम का आविष्कार भी मैरी क्यूरी ने किया था। रेडियम का आविष्कार भी मैरी क्यूरी ने किया, ठीक है, और पोलोनियम का आविष्कार भी मैरी क्यूरी ने किया था। मैरी क्यूरी को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ध्यान में रखिएगा। 2 बार पुरस्कार पाने वाली महिला मैरी क्यूरी, एक तो रेडियम के डिस्कवरी के लिए और एक कौन सी? पोलोनियम की डिस्कवरी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, ये इसको 2 बार मिला, इसीलिए ये नाम क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला कि इसने किसका प्रयोग किया? यहाँ पे पोलोनियम का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग किया। अब यहाँ पे एक गोल्ड की फॉइल लगा दी, पतली फॉइल। किसकी फॉइल? गोल्ड की पतली परत, ठीक है, ताकि यहां से जो जा रहे हैं इसको पता चले, ठीक है, इसको पता चले कि कौन सी। अब मान लो कि चांदी की पतली परत है, अगर कोई भी चीज बाहर जा रही है उसमें होल होंगे, मोरे होंगे, तो पता तो लगेगा ना कि यहाँ से क्या चीज जो है वो गुजर रही है और कौन सी चीज जो है वो वापस आ रही है। गोल्ड फॉइल लगा दी और यहाँ पे इन चीजों को देखने के लिए एक स्क्रीन लगाई। यहाँ पे इन चीजों को देखने के लिए स्क्रीन लगाई। आपको ज्यादा कुछ नहीं यूज करना, वो पता नहीं रखना, जो चीजें नाम बताया ना वो नाम याद रखने। यहाँ पे जो स्क्रीन थी वो जिंक की बनी हुई थी, स्क्रीन जो थी वो जिंक की बनी हुई थी। क्या चीजें ध्यान में रखनी है? तो सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है कि शीशे के चैम्बर का यूज हुआ, ठीक है, और कौन से रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग हुआ? पोलोनियम का। स्क्रीन कौन सी यूज हुई थी? अपने जिंक की। किसकी परत का प्रयोग किया गया था? गोल्ड की परत का, ठीक है। 4 नाम: शीशे का चैम्बर, गोल्ड की परत, जिंक की स्क्रीन, पोलोनियम रेडियो सक्रिय तत्व। ये चारों के चारों आपने नाम याद रखने हैं। यही पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ कि किस चीज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कौन से चैम्बर का यूज हुआ था, कौन सी परत का यूज हुआ था, कौन सी स्क्रीन लगाई गई थी, कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व यूज हुआ था। सब कर लोगे, होप सो इतना आप बहुत अच्छे से कर लोगे, मेरे को पता है। चलो, उसके बाद में ये तो था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब न्यूक्लियॉन्स किसके बने होते हैं? न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट रहता है उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कणों को ही क्या बोलते हैं भाई? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब आपसे पेपर में पूछा जाए भाई न्यूक्लियॉन्स किसके बने होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। समझ में आ गई इतनी बात? न्यूक्लियॉन्स किसके बने होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। अब यहाँ पे देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 कण है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ये दोनों के दोनों क्या है? अलग अलग हैं, दोनों के दोनों अलग अलग हैं। अब दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, तो ये किसी फोर्स के साथ बंधे हुए होंगे। वो फोर्स आपसे पूछा जाएगा पेपर में, तो आप बताएंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी कि नाभिकीय बल से न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दृढ़ मतलब नाभिकीय बल बोल सकते हो आप, यानी कि जो बड़े वाला होता है, स्ट्रॉन्ग वाला होता है, ठीक है। किससे बंधे होते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ये आपस में बने होते हैं। अच्छा, अब ये आप मान लो कि ये न्यूक्लियस है और ये जो होगी, ये न्यूक्लियस की क्या होगी भाई? रेडियस। तो आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियर की रेडियस कितनी होती है? क्या पूछा जाए आपसे? न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है? आपसे पेपर में पूछा जाए कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 10⁻⁻15 मीटर। क्या बताएंगे आप? 10⁻⁻15 मीटर न्यूक्लियस की क्या होती है? रेडियस होती है। रेडियस, त्रिज्या। अब इसको ही, इस 10⁻⁻15 को एक फर्मी बोला जाता है। क्वेश्चन वो किसी भी टाइप से पूछ सकता है आपसे, एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर के। और न्यूक्लियस की रेडियस पूछा जाए तो मीटर में पूछा जाए तो 10⁻⁻15 मीटर बताना है। और अगर आपसे फर्मी में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? एक फर्मी बताओगे,
ठीक है। अब यहाँ पे एक फर्मी ही क्यों आया, एक फर्मी कन्वर्ट तो और चीज में भी कर सकते थे। आप बताएंगे कि न्यूक्लियस की मतलब साइज होता है, जो न्यूक्लियर साइज मापने की, न्यूक्लियस साइज मापने का, यानी कि नाभिक का आकार मापने की, नाभिक के आकार को मापने की, आकार को मापने की एसआई यूनिट क्या होती है, मापने की एसआई यूनिट क्या होती है? तो आप क्या बताएंगे? फर्मी। ठीक है, क्या बताएंगे आप? फर्मी होती है। क्या होती है? फर्मी। ध्यान में रखिएगा। तो आज हम करेंगे इधर तक की, कल इसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। ये छोटी छोटी क्लासेस जो हैं दिवाली के बाद हम इसका काम खींचेंगे, और बैच परचेज कर लेना, बहुत अच्छा बैच है, बार बार बोला जा रहा है। फिर टाइम निकलने के बाद आप बोलोगे 4999 वाला बैच जो है वो अब 399 में मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिवाली तक मिलेगा। फिर आप बोलेंगे कि मैम इसका मतलब कि ये इतने का नहीं मिल सकता, क्योंकि बहुत बार बच्चों की कॉल आती है ऐसे, तो टाइम रहते इसको परचेज कर लीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है। थैंक यू सो मच।